आप सोचो कि आपको पता चले कि आपके घर से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर न्यूक्लियर मिसाइल का जखीरा मौजूद है जो कभी आप पर अटैक कर सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो डर जाओगे और शायद घबरा भी जाओगे, लेकिन फिर आपको याद आए कि मेरे पास भी तो बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। तो फिर आपके दिमाग में आएगा कि यार इससे पहले कि ये मेरे ऊपर अटैक करे, एक काम करता हूँ, मैं ही अटैक कर देता हूँ। और कुछ ऐसा ही होने वाला था अमेरिका और रशिया के बीच। ये दोनों ऐसे देश हैं कि अगर इनमें जंग हो जाती है तो आज मैं ये वीडियो नहीं बना रहा होता और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, माने पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती थी। लेकिन एक लेडी ने आकर ना सिर्फ इन दोनों के बीच की जंग को रोका बल्कि दुनिया को भी बचा लिया। तो ऐसे में जानना तो बनता है कि आखिर ये वंडर वुमेन है कौन और कैसे इसने दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर वॉर होने से बचा ली। तो चलिए शुरू करते हैं। तारीख थी 16 अक्टूबर और साल था 1962, यानी कोल्ड वॉर का समय। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को कुछ फोटोज के साथ क्यूबा में मिसाइल तैनात होने की इंफॉर्मेशन देती है। कैनेडी को बताया जाता है कि हमारे पड़ोस में न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात की गई हैं। क्यूबा और अमेरिका सिर्फ इतने डिस्टेंस पर थे कि अगर क्यूबा से मिसाइल लॉन्च होती तो अमेरिका को बचने तक का मौका न मिलता। इसीलिए इंटेलिजेंस एजेंसी ने प्रेसिडेंट को बताया कि कभी भी क्यूबा रूस के साथ मिलकर अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। इसके बाद अमेरिका और क्यूबा न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर आ गए, जब 1962 में अमेरिकी प्रेसिडेंट के एक मैसेज ने दुनिया भर के लोगों को डराया। अब एक महीने पीछे चलते हैं, महीना होता है सितंबर का। अमेरिकी एजेंसी को पड़ोसी देश क्यूबा को लेकर कुछ इनपुट्स मिले। एजेंसी को पता चला कि रूस के साथ मिलकर क्यूबा अमेरिका पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ तक की बात सिर्फ अटैक की थी, किसी को ये आइडिया भी नहीं था कि ये किस तरह के हथियार हैं और न्यूक्लियर के बारे में तो कोई दूर दूर तक सोच भी नहीं रहा था। खैर इसके बाद अमेरिकी एजेंसी अलर्ट मोड में आ जाती है और फिर और इनपुट इकट्ठा करने शुरू कर देती है। अमेरिकी इंटेलिजेंस ये पता करने में कामयाब हो गया कि फ्लोरिडा शहर से 150 किलोमीटर दूर क्यूबा में रूस ने खतरनाक हथियार और मिसाइलें तैनात की हुई हैं। हालांकि पुख्ता जानकारी जुटाए बिना एजेंसी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहती थी, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच अगर थोड़ी भी गलतफहमी होती तो कोल्ड वॉर एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकती थी। और इंटेलिजेंस भी इस बात से वाकिफ था। इन हथियारों की और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए 14 अक्टूबर को अमेरिकी स्पाई प्लेन ने क्यूबा के बॉर्डर से लगे इलाके में उड़ान भरी। इस दौरान प्लेन ने 928 एरियल इमेजेस क्लिक की, जिसमें क्यूबा में एक या दो नहीं बल्कि न्यूक्लियर मिसाइलों का जखीरा होने की बात सामने आई। इस बात के सामने आते ही सबके होश उड़ गए। इंटेलिजेंस एजेंसी को मिले इस इनपुट ने अमेरिकी सरकार की नींद ही उड़ा दी। ये कोल्ड वॉर के सबसे नाजुक लम्हों में से एक था, जब दुनिया न्यूक्लियर जंग के करीब पहुंच चुकी थी। इंटेलिजेंस एजेंसी ने जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को दी, वो सुनकर हैरान रह गए। सुरक्षा एजेंसी ने सबूत के तौर पर उनके सामने कुछ तस्वीरें भी पेश की। इसके बाद 16 अक्टूबर 1962 की सुबह कैनेडी को इसके बारे में बताया गया। इसके बाद कुछ दिनों तक क्यूबा अमेरिका में तनातनी रही और आखिरकार 26 अक्टूबर को कैनेडी ने अमेरिका के लोगों को एक मैसेज दिया, लगभग वैसे ही जैसे हमें 8 नवंबर का डीमोनेटाइजेशन के बारे में पीएम मोदी ने बताया था। बस यहाँ जो मैसेज था वो ज्यादा खतरनाक था। अपने इस मैसेज में प्रेसिडेंट कैनेडी ने अगले कुछ दिनों में जंग शुरू होने के चांसेस के बारे में पब्लिक को बताया। इधर दुनिया पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी थी और सबको पता था कि जंग में हार और जीत किसी भी देश की हो, पर जाने दोनों तरफ पहुंच जाती है। इसलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बार फिर से न्यूक्लियर जंग जैसे हालात की बात सुनकर अमेरिका ही नहीं, दुनिया भर के लोग डर गए। इधर लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया था तो उधर रूस अमेरिका की नाक के नीचे न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात कर दे। ये बात जॉन एफ कैनेडी को परेशान कर रही थी। कैनेडी के भाषण में रूस को लेकर उनका गुस्सा साफ दिख रहा था। प्रेसिडेंट कैनेडी ने कहा था कि वो अमेरिका के पड़ोस में रूसी न्यूक्लियर मिसाइलें बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने की भी बात कही। क्यूबा पर हमले की तैयारी होने लगी। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अपनी सेना को पूरी तरह क्यूबा को घेरने का ऑर्डर दे दिया। कैनेडी के ऑर्डर मिलते ही नेवी ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। इधर क्यूबा ने भी जंग के लिए खुद को पहले से तैयार कर लिया था। इस वक्त क्यूबा के प्रेसिडेंट फिदेल कास्त्रो थे, जिन्हें इस बात का बखूबी अंदाजा था कि जैसे ही अमेरिका को न्यूक्लियर मिसाइल तैनात होने की खबर मिलेगी वो जवाबी हमला जरूर करेगा। दरअसल क्यूबा के प्रेसिडेंट फिदेल कास्त्रो एंटी अमेरिकन थे और प्रो रशियन थे और अमेरिका फिदेल कास्त्रो को गद्दी से हटाना भी चाहता था। तो ऐसे में फिदेल कास्त्रो ने अमेरिका के खिलाफ जाकर रशिया के हथियार क्यूबा में तैनात कर लिए थे।
जर्नलिस्ट डेविड वॉलमैन ने स्मिथसोनियन मैगजीन में लिखे अपने एक आर्टिकल में बताया था कि क्यूबा में टैंक, रडार और आधुनिक हथियार पहुंच रहे थे। क्यूबा पर होने वाले हवाई हमले का जवाब देने के लिए रूसी रडार और मिसाइल तैनात की गई थी। रूसी सैनिक भी क्यूबा पहुंच गए थे, लेकिन क्यूबा की नेवी ने ज्यादा तैयारी नहीं की थी। हालांकि 4 रूसी न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती वहां जरूर की गई थी। ऐसे में अमेरिका ने नौसेना को अपने पड़ोस में कैरिबियन सागर के बीच बसे इस देश को चारों तरफ से घेरने का ऑर्डर दिया। इसके बाद एडवांस हथियारों से लदे अमेरिकी नेवी के बेड़े ने क्यूबा को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद 27 अक्टूबर को दोपहर के 12 बजे एक अमेरिकी एयरक्राफ्ट बॉर्डर को पार कर क्यूबा में घुस गया। तुरंत क्यूबा मिलिट्री को ऑर्डर होता है और एक मिसाइल के जरिए इसे गिरा दिया जाता है। इस एयरक्राफ्ट के पायलट रुडोल्फ एंडरसन की इस हादसे में मौत हो जाती है। अब अमेरिकी सरकार पर मीडिया और आम जनता का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है और सबको लगता है अब जंग को कोई नहीं टाल सकता। अब अमेरिका अपने पायलट की मौत का बदला लेने के लिए अटैक कर देगा। लेकिन इसके बावजूद कैनेडी शाम के वक्त कहते हैं कि दोनों देशों के बीच बातचीत के जरिए नेगोशिएशन जारी रहेगा। देखिए, न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर खड़ी थी दुनिया और फिर आती है एक लेडी। अमेरिकी आर्मी के कैरिबियन सागर में क्यूबा को चारों तरफ से घेरते ही हालात और ज्यादा खतरनाक हो गए। अब तक रूस अपने हथियार इसी समुद्र रास्ते से होकर क्यूबा तक पहुंचा रहा था। कैरिबियन सागर में अब अमेरिकी सबमरीन तैनात होने से क्यूबा तक हथियार पहुंचाने के लिए रूस के पास जंग के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। जब हथियार लेकर रूसी जहाजों का एक बेड़ा कैरिबियन सागर पहुंचा तो अमेरिकी सेना ने उसे क्यूबा जाने से रोक दिया। इसके बाद समुद्र में ही जंग के हालात बन जाते हैं। इसकी वजह से 4 हफ्ते तक दुनिया न्यूक्लियर जंग के मुहाने पर खड़ी रही। हर रोज क्यूबा और अमेरिका के लोग खौफ में अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन अब कहानी में एंट्री होती है एक लेडी की। आप इसे वंडर वुमेन भी कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया को इस खौफ से निकालने में इस एक लेडी ने अहम किरदार निभाया था। इस अमेरिकी लेडी का नाम था जुआनिटा मूडी। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी में एक क्रिप्टोग्राफर के तौर पर काम करती थी, मतलब इनक्रिप्टेड कोड्स या मैसेजेस को पढ़ने का काम। अमेरिकी इंटेलिजेंस को इनपुट मिला कि क्यूबा की तरफ से जल्द ही अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइलें दागी जा सकती हैं। जवाब में अमेरिका ने भी क्यूबा पर न्यूक्लियर बम दागने की तैयारी कर ली। लेकिन तभी जुआनिटा मूडी की नजर कैरिबियन सागर में रूसी जहाजों के मूवमेंट पर गई। अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर अमेरिकी एजेंट जुआनिटा मूडी ने देखा कि रूसी जहाजों के बेड़े में से एक ने अपना रास्ता बदल लिया है। वो जहाज वापस रूस की तरफ जा रहा है। जुआनिटा को लगा कि ये सोवियत आर्मी का एक सिग्नल है और रूस अमेरिका से टकराना नहीं चाहता है। जुआनिटा ने सबसे पहले ये इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के राजदूत एडलाई स्टीवेंसन को दी। ऐसा इसलिए क्योंकि एडलाई स्टीवेंसन यूनाइटेड नेशन में जंग को लेकर बड़ा ऐलान करने वाले थे। अब तक जो भी हो रहा था उससे ये तो लग ही रहा था कि बस अब जंग होने वाली है। लेकिन इस टेंस माहौल में ये पहला सिग्नल था जिससे अमेरिका को लगा कि रूस के साथ शांति के तरीके से हल भी निकाला जा सकता है। इसके बाद ही शांति की पहल की शुरुआत हुई थी। 32 दिनों के बाद अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हुआ रूस। 28 अक्टूबर 1962 को अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने रूस के प्रेसिडेंट निकिता क्रुश्चेव इनको 2 मैसेजेस भेजे। इसके बाद रूसी प्रेसिडेंट क्रुश्चेव की तरफ से भी कैनेडी को एक मैसेज मिला। इस मैसेज में कहा गया था कि रूस न्यूक्लियर मिसाइलें हटाने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए अमेरिका को 2 शर्तें माननी होंगी। पहली शर्त, अमेरिका क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। दूसरी शर्त, अमेरिका तुर्की में तैनात अपनी मिसाइलें भी हटा देगा। इस तरह दोनों देशों के बीच समझौता हो जाता है और इसी तरह जुआनिटा मूडी ने दुनिया को न्यूक्लियर जंग से बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर अब 2 सवाल आ गए। पहला ये कि अमेरिका और क्यूबा का रिश्ता, और दूसरा कि यार अमेरिका ने तुर्की में मिसाइल तैनाती क्यों की थी। क्यूबा की कम्युनिटी, सरकार और रशिया। पहले आपको ये क्यूबा वाला मैटर समझाता हूँ, उससे ही लगभग आप तुर्की वाला मसला भी समझ जाओगे। दरअसल कोल्ड वॉर के वक्त दुनिया 2 धड़ों में बट गई थी। एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ रूस था। 1959 में हुई कम्युनिस्ट क्रांति के बाद ही अमेरिका के सपोर्ट वाले प्रेसिडेंट फुल्गेंसिया बतिस्ता क्यूबा की सत्ता से बाहर हो गए थे। माने क्यूबा से अमेरिका का कंट्रोल हट गया, तो फिर कंट्रोल आया किसका? फुल्गेंसिया बतिस्ता की जगह पर फिदेल कास्त्रो क्यूबा के प्रेसिडेंट बनते हैं और इसके बाद कास्त्रो ने क्यूबा में अमेरिका की आर्थिक संपत्ति को देश की संपत्ति घोषित कर दिया। अब एक कहावत और भी है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और यहाँ तो सोच भी एक जैसी थी, यानी कम्युनिस्ट। तो ऐसे में क्यूबा ने अमेरिका के खिलाफ जाकर रूस के साथ करीबी रिश्ते बना लिए। अब इधर जब अमेरिका अपने पड़ोसी देश क्यूबा में इस कम्युनिस्ट सरकार को गिराना चाहता था, जबकि रूस वैचारिक तौर पर क्यूबा में इस सरकार का खुलकर समर्थन करता था। अप्रैल 1961 में अमेरिका ने
ऑपरेशन पे ऑफ पिग्स के जरिए क्यूबा में कास्ट्रो सरकार को गिराने की कोशिश भी की। दरअसल क्यूबा में सत्ता बदलने के बाद देश से निकाले गए करीब 1500 लोगों के एक ग्रुप ने अमेरिका की मदद से ये विद्रोह किया था, पर ऑपरेशन पे ऑफ पिग्स फेल हो गया और इसके फेल होने के करीब 14 महीने बाद जुलाई 1962 में क्यूबा ने रूस के साथ एक समझौता किया। इसके तहत रूस को क्यूबा में मिसाइलें तैनात करने की परमिशन मिल गई, क्योंकि क्यूबा को भी अमेरिका से दबकर नहीं रहना था और वो नहीं चाहता था कि फ्यूचर में फिर से अमेरिका किसी भी तरह की कोई भी ऑपरेशन सरकार गिराने के लिए चलाए। इस तरह क्यूबा में वामपंथी सरकार को बचाने की जिम्मेदारी रूस ने अपने कंधे पर ले ली। इसके बाद से खतरनाक हथियार और मिसाइल क्यूबा भेजे जा रहे थे और इसी का नतीजा था कि रूस और अमेरिका दोनों जंग के मुहाने पर पहुंच गए थे। अब टर्की वाली बात पर आता हूँ। देखिए, इस बात के बाद आप सिर्फ यही कहेंगे कि यार ये तो दोनों ही एक जैसे थे, तो फिर कौन सही और कौन गलत? दरअसल अमेरिका ने टर्की में मिसाइल सेम उसी वजह से डिप्लॉय की थी जिस वजह से रशिया ने क्यूबा में की थी, माने रशिया पर सीधा अटैक किया जा सके। टर्की कोल्ड वॉर में भी अमेरिका के सपोर्ट में था और टर्की से मॉस्को ज्यादा दूर भी नहीं था। ऐसे में अगर अमेरिका टर्की से मिसाइल फायर करता तो रशिया को अपने आप को बचाने का वक्त तक नहीं मिलता और इसी का बदला लेने के लिए रशिया ने क्यूबा में मिसाइल तैनात की थी। अब अगर एक तरीके से देखें तो क्यूबा क्राइसिस से रशिया ने एक तीर से दो शिकार कर लिए थे। पहला तो ये कि दुनिया को दिखा दिया कि रशिया अमेरिका से कम नहीं है और उसने अमेरिका से अपनी शर्तें मनवा ली, और दूसरा शिकार ये कि उसने अपने ऊपर से बड़े खतरे यानी न्यूक्लियर मिसाइल के खतरे को भी हटा दिया। लेकिन खतरा तो पूरी दुनिया को ही था, क्योंकि पेंटागन के जो पेपर्स लीक हुए थे उसमें जंग शुरू होते ही लोगों की मौत के जो नंबर्स बताए गए थे वो होश उड़ा देने वाले थे। दरअसल उन पेपर्स के मुताबिक न्यूक्लियर अटैक होते ही मरने वालों की गिनती 27 करोड़ लोगों से शुरू होकर 6 महीने के अंदर 32 करोड़ पहुंच जाती। ये गिनती रूस और चीन को मिलाकर बताई गई थी। फिर जब इसे और हिसाब से देखा गया तो इसमें 10 करोड़ की संख्या और ज्यादा जोड़ी गई थी। इसमें स्वीडन, ऑस्ट्रिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, जापान जैसे देशों के लोगों को भी जोड़ा गया था। अकाल और सूखे से कम 10 करोड़ लोग और मरेंगे। लमसम संख्या बताई जा रही थी कि परमाणु हमले की सूरत में दुनिया के 60 करोड़ लोग मारे जाते। अब आपको क्या लगता है कि अगर वो वंडर वुमन बीच में नहीं आती और इन दोनों देशों के चक्कर में अगर दुनिया में न्यूक्लियर जंग छिड़ भी जाती और जो जाने जाती तो उसका जिम्मेदार कौन होता, रशिया या अमेरिका? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।